नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने की रणनीति पर। उस रणनीति पर जो बताती है कि नए भारत की सोच पुराने भारत से अलग है। यह सोच बताती है कि यह दुनिया की परवाह किए बिना अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए अपने दुश्मनों को सजा देने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। भारत की यह सोच भारत के लिए तो नई है, लेकिन विश्व के दूसरे संपन्न, मजबूत और जिम्मेदारी भरा देश जो है उसके लिए नई बात नहीं है। वो ऐसा ही करते रहे हैं। अपने देश के दुश्मनों को छोड़ना नहीं और बदला लेने के लिए उतावलापन दिखाना नहीं। रणनीति को कूटनीति के साथ अंजाम देना है। सजा ऐसी देनी है जिसे दुश्मन पीढ़ियों तक याद रखे। पहलगाम में धर्म पूछकर सिंदूर मिटाने का जो जघन्य अपराध पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने किया, उसकी सजा उसे मिलनी जरूर थी। और भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 4 ठिकानों के साथ साथ पाकिस्तान का दिल कहे जाने वाले पंजाब के 5 ठिकानों पर हमला कर यह सजा दे दिया है। इस हमले में पहलगाम हमले का दोषी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के ठिकाने को मिट्टी में मिला दिया गया। हाफिज सईद के भाई रऊफ समेत उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया और इसके अलावा दूसरे ठिकानों से करीब 2 दर्जन से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। उसे 72 हुरों के पास भेज दिया गया। 2001 का संसद हमला हो या 2008 का मुंबई अटैक, पाकिस्तान समर्थित आतंकी भारत में आतंक मचाते थे, बेगुनाहों को मारते थे, लेकिन भारत की सरकार अपने नागरिकों की मौत का बदला लेने की बजाय अपनी सरकार बचाने, अपने वोट बैंक को खुश करने के हिसाब से फैसले लेती थी। पाकिस्तान को आतंकी घटना के लिए जिम्मेदार बताने के लिए विश्व मंच पर पहले बात करती थी, लेकिन नया भारत, नया हिंदुस्तान अपने पर हुए हर हमले का हिसाब लेता है। हमला करने से पहले विश्व के देशों को बता देता है कि उस पर हमला हुआ है और हमला करने वाला पाकिस्तान है और वह उसे सजा देने का अधिकार रखता है और इसीलिए सजा दे रहा है। आतंकवाद के मुद्दे पर एकजुट देश भारत के इस स्टैंड का समर्थन करते हैं और यही वजह है कि भारत ने पाकिस्तान पर जब मल्टीपल स्ट्राइक किए तो चीन और तुर्की को छोड़कर विश्व के किसी दूसरे देश ने इसका विरोध नहीं किया। भारत अपने दुश्मनों के खिलाफ वही कर रहा है जो इजराइल और अमेरिका अपने दुश्मनों के साथ करता रहा है, उसे घर में घुस के मारता रहा है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या नया भारत अपने दुश्मनों के लिए काल है? क्या दुश्मनों के प्रति जीरो टॉलरेंस, उसे किसी भी कीमत पर सजा देने की नीति देश को मजबूत और सुरक्षित बनाने के लिए जरूरी है? और क्या भारत अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के मामले में इजराइल और अमेरिका की राह पे चल रहा है? करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ गेस्ट होंगे, उनसे परिचय करवाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर हमारे पास आई है, वो मैं आपको बता दूं। प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों सेना अध्यक्षों के साथ जो है वो बैठक की है। प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक जो है अभी जारी है। तीनों सेना अध्यक्षों के साथ यह बैठक है। उस बैठक में सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुख मौजूद हैं और एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक जो प्रधानमंत्री के आवास पर जारी है और कल रात में जो डेवलपमेंट हुए हैं उसके बाद से लगातार बैठकों का दौर जारी है। और आज ये प्रधानमंत्री मोदी के आवास पे जो बैठक हो रही है, यह काफी महत्वपूर्ण बैठक है। तीनों सेना अध्यक्ष इस बैठक में शामिल है। सीडीएस जो है वो भी है इस बैठक में। सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेना के प्रमुख जो है इस बैठक में मौजूद हैं। और इसी पर अपडेट के लिए और एक दूसरी बरकत, भारत ने पाक के 4 जगहों पर ठिकानों पर जो है वो हमला किया है। पाक के 4 ठिकानों पर भारत ने हमला किया है। भारत ने आर्म्स ड्रोन से ये हमले किए हैं और पाकिस्तान के एरिया में जाकर के ये हमला किया। भारतीय सेना ने पाक का एडी रडार जो है नष्ट कर दिया। और इसमें जरा जानकारी के लिए अपडेट के साथ विकास, हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ न्यूज रूम से मौजूद है। विकास, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल मुकेश जी, देखिए अभी दिन भर से शेलिंग रुकी हुई थी। शाम को अभी ये खबरें आना शुरू हुई हैं उरी सेक्टर से। अब अगर दिल्ली की हम बात कर लें तो दिल्ली में सबसे पहले नेवी के चीफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लीड ले रहे थे। उनसे लंबी बातचीत चली है, तकरीबन 40 से 45 मिनट। उसके बाद ये खबर आई कि प्रधानमंत्री हाउस पे सभी को बुलाया गया है। और अभी जो हमारे पास खबर है कि पिछले 1 से 1.5 घंटे से एनएसए अजीत डोभाल जो हैं वो प्रधानमंत्री हाउस पर मौजूद हैं। उनके साथ सीडीएस जो हैं
वो मौजूद हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख अब प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए हैं। रक्षा मंत्री को लीड उन्होंने किया है और उसके बाद प्रधानमंत्री को हर चीज की ब्रीफिंग दी जा रही है। एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी प्रेस ब्रीफिंग हुई है रक्षा मंत्रालय की, और उसके बाद रक्षा मंत्री के साथ तमाम सेना प्रमुख पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री के पास एनएसए हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से कल शाम से जो खबरें आना शुरू हुई थी मुकेश जी, और कल जो खबरें बढ़ रही थी, अब निश्चित तौर पर उन खबरों को उस तरफ अगर आगे चीजें ना बढ़े, इस लिहाज से एक बड़ी बैठक हो रही होगी कि क्या प्लान है। चूंकि एक महत्वपूर्ण बात आज ये भी है, बिल्कुल एक चीज विकास, भारत ने पाकिस्तान के 4 ठिकानों पे जो हमले, वो कौन से वो ठिकाने कहाँ हैं? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है या उसकी सीमा के पार पंजाब के पास है? ये ठिकाने कहाँ हैं? क्या इसकी कोई जानकारी मिल पाई है आपको विकास? ये 4 ठिकानों के बारे में कुछ अपडेट है आपके पास? जी, आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी सुन पा रहा हूं विकास। जी देखिए, 4 अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें 4 ठिकानों का जिक्र किया गया है। जो ऑफिशियल विक्रम मिस्री साहब ने कहा कि हमने 4 ठिकानों को निशाना बनाया है और हमने जवाबी कार्रवाई में अटैक किया है। नाम नहीं आए, लेकिन जो प्रारंभिक वीडियो पाकिस्तान से हमारे बीच में आ रहे हैं उसमें एक लाहौर का वीडियो उस समय बहुत तेजी के साथ चल रहा है, जिसमें पुष्टि इस बात से होती है चूंकि वहां के जो बाशिंदे हैं, वहां की जो आवाम उस वीडियो में नजर आ रही है, वहां लाहौर का जिक्र हो रहा है, वहां जो अटैक हुआ है उसको गिरने का जिक्र हो रहा है। तो एक लाहौर से, और दूसरी खबर हमारे पास कराची से आ रही है कि कराची में भी भारत ने एक बड़ा अटैक किया है। तो 2 चीजें पुष्टि होती हैं, लेकिन विक्रम मिस्री साहब का नाम नहीं बताना बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ जवाब देता है। ये 2 जगह के फिलहाल हमारे पास ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है वो भी वहां के वीडियोस के आधार पर जो उसमें बोल रहे हैं, जो जिक्र कर रहे हैं, उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल, जो विक्रम मिस्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जो मैं सुन रहा था, कि उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय किया है ड्रोन के हमले से। तो भारत ने सीमा पार जाकर के ये ड्रोन के हमले से जो उनका सिस्टम था उसको भी डिस्ट्रॉय किया। इसके अलावा जो 4 ठिकानों पे जो है उसने ड्रोन से हमले किए गए हैं। इसमें कोई कैजुअलिटी की कोई बात भी आई है? जी देखिए, भारत में अगर हम बात करें तो आज उन्होंने 2 कहा कि 2 छात्रों की डेथ हुई है भारत में, लेकिन अभी इस तरह के ऑफिशियल्स कोई फिगर्स प्रेस ब्रीफिंग में नहीं दिए गए। जबकि एक पत्रकार ने उनसे ये सवाल भी किया था कि उन्होंने, आप ये जिक्र कर रहे हैं कि 300 से 400 ड्रोन पाकिस्तान ने भारत की सीमा पर, भारत के एयर स्पेस में भेजने की कोशिश की, तो क्या हमारी जवाबी कार्रवाई में कितनी डेथ हुई है, कहां कहां इस तरह की चीजें हुई? उन्होंने साफ इनकार कहा है कि जो हमारे पास फिलहाल जितनी जानकारी आप इसको रखिए, और उन्होंने कहा कि बाकी आप इंतजार कीजिए, आगे जो जानकारी है, जो आगे की जानकारी वो आगे शेयर करेंगे। बिल्कुल आगे जानकारी करेंगे। और साथ में यह भी कहा है कि भारत ने संयमित जो है वो कार्रवाई की है। और इसी उरी में जो अभी हमला हुआ है, उरी में पाकिस्तान की तरफ से जो हमला किया गया है, जो धमाके की आवाज़ अभी आ रही थी, जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में जो भारी गोलाबारी शुरू की है, बल्कि 300 से 400 ड्रोन से भारत पर हमले करने की कोशिश जो पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान की फौज की तरफ से शुरू की गई है गोलाबारी फिर से एक बार। और आज शुक्रवार है, जुम्मे का दिन है, और आज यह जो कार्रवाई हुई है उसका मुंहतोड़ जवाब जो है भारतीय सेना दे रही है। और इस मामले पे ज्यादा जानकारी के साथ, अपडेट के साथ जो है हमारे रोहिल, जो कि संवाददाता है, हमारे ब्यूरो चीफ है जम्मू कश्मीर के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहिल, क्या आवाज आ रही है आपको? रोहिल, क्या अपडेट है? ये उरी में जो आवाज, धमाके की आवाज आ रही है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए मुकेश जी, जैसा कि आशंका पहले ही जताई जा रही थी कि आज एक बार फिर से जो है पाकिस्तान की तरफ से नापाक साज जो है वो सामने आ सकती है, और इस वजह से उरी सेक्टर का जो हाजीपीर इलाका है, जो सीमावर्ती इलाका है, वहां पर एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से ताजा गोलाबारी जो है वो वहां से की गई है। लेकिन इस वक्त जानकारी लगातार ये मिल रही है कि हाजीपीर का ये सेक्टर है जहां पर ये सीजफायर उल्लंघन फिर से पाकिस्तान की नापाक साजी सामने आई है। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से भी लगातार जो है मुंहतोड़ तरीके से जवाब दिया जा रहा है, लेकिन ये पहले से ही आशंका जताई जा रही थी कि आज एक बार फिर से नापाक साजी जो है पाकिस्तान की वो सामने आ सकती है। इस वजह से जो उरी के इलाके हैं पहले ही खाली करवा दिए गए हैं, जो सीमा से सटीक इलाके हैं उनको खाली कर दिया गया है। वहां से लोग जो है आज सुबह से ही लगातार वो देखने को मिल रहे थे, वहां से खाली कर रहे हैं। लेकिन आज हाजीपीर सेक्टर में इस वक्त ताजा गोलाबारी हुई है, और वहां से भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ तरीके से जवाब दे रही है। और ये कहा जा रहा है कि स्मॉल आर्म्स फायरिंग जो है वहां से पाकिस्तान की तरफ से दागी गए हैं। हालांकि जवाबी कार्रवाई इस वक्त भारतीय सेना की लगातार पूरी सेक्टर के हाजीपीर इलाके में जारी है।
जी बिल्कुल रोहित, नजर बनाए रखिए और जो भी अपडेट है वो लगातार बताते रहिए। आपके जरिए हम दर्शकों को बताते रहेंगे कि वहां पर क्या अपडेट है, कैसी स्थिति है, सिचुएशन। चूंकि अब रात होते जा रही है और जैसे जैसे रात बीतती है, जैसे जैसे रात सूरज ढलता है, वैसे वैसे कार्रवाई भी तेज होती जाती है। हर एक कार्रवाई पे, हर एक गतिविधि पे, हर एक अपडेट पे हमारी नजर है और नजर भी हम आपको बताते रहेंगे अपने संवाददाताओं, अपने ब्यूरो चीफ के जरिए। हमसे जुड़ने के लिए रोहित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपडेट पे नजर बनाए रखिए और हमारे साथ उसके साझा भी करते रहिए। बढ़ते हैं आगे और आगे जैसा कि हमने कहा कि भारत उसी राह पे है, उसी राह पे आगे बढ़ रहा है जिस राह पर इजराइल और अमेरिका बढ़ करके अपने दुश्मनों को घर में घुस करके मारता है। जिस रणनीति से, उसी रणनीति के साथ भारत ने भी पाकिस्तान को जवाब देने की कोशिश की है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, जवाब देना अभी पूरा नहीं हुआ, अभी बात अधूरी है। पूरा जवाब दिया जाएगा। रणनीति क्या है और किस तरीके से भारत ने इस पे काम किया है, कैसे भारत की यह रणनीति इजराइल और अमेरिका के साथ, एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव में भारत द्वारा 6 और 7 मई की रात किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत की विदेश नीति और रक्षा नीति में एक निर्णायक और बुनियादी बदलाव आ चुका है। पहलगाम हमले में 26 लोगों की मौत, जिसमें अधिकांश पर्यटक थे, भारत के लिए सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक चुनौती थी। और भारत ने इस पर जवाब पारंपरिक डिप्लोमेटिक विरोध की बजाय सीधे सैन्य हमले से दिया। भारत ने पाकिस्तान और पीओके ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत यानी उसकी रणनीतिक दिल तक जाकर उसके आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इससे यह संकेत स्पष्ट था कि भारत अब सिर्फ सीमित जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि डीप स्ट्राइक की नीति पर काम कर रहा है। ये बदलाव केवल सैन्य रणनीति नहीं बल्कि हिंदुस्तान की उदित होती विदेश नीति और सुरक्षा दृष्टिकोण की पहचान है, जो अब अधिक आत्मनिर्भर, आक्रामक और निर्णायक हो चुकी है। ये दृष्टिकोण न केवल राजनीतिक रणनीतिक संतुलन को पुनर्भाषित करता है बल्कि वैश्विक भू राजनयिक परिदृश्यों में भारत की भूमिका को एक ताकतवर और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में सामने लाता है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल कि क्या भारत की रणनीति बदल गई है? इस सवाल के जवाब के लिए हम आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। साल 2001 में जब संसद भवन पर हमला हुआ था, उसके बाद 26 नवंबर 2008 में मुंबई हमला किया गया, तो भारत सरकार ने इसके बदले कुछ खास कदम नहीं उठाए। ये डर हमेशा था कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है, अगर हम उन पर पारंपरिक तरीके से सेना के जरिए हमला करेंगे तो वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डर भारत सरकार के मन में था और भारतीय रणनीतिक विचारों की सोच भी यही थी। इसके अलावा 26 नवंबर 2008 को मुंबई हमलों का आरोप भी भारत ने लश्कर तैयबा पर लगाया था। इस मामले में भारत ने कई सबूत भी पेश किए थे, लेकिन कार्रवाई पर जोर नहीं दिया, जो आज के दौर में दिख रहा है। लेकिन अब ऐसे हमलों के बाद भारत की रणनीति बदल गई है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हेम्पी मोहन जैकब कहते हैं कि मुझे अब लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की है। वो एक नई नीति अपनाने को दिखाता है। साल 2016 में उरी में अपने 19 सैनिकों के मारे जाने के बाद भारत ने नियंत्रण रेखा के पार चरमपंथियों के शिविरों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। साल 2019 में पुलवामा विस्फोट हुआ, जिसमें भारतीय अर्धसैनिक बलों के 40 जवान मारे गए। इसके बाद भारत ने बालाकोट के अंदर एयर स्ट्राइक की थी। हैप्पी मॉन जेकब कहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले जो हमला किया गया, मेरा मानना है कि इन तीनों हमलों में एक नई नीति अपनाई जा रही है, जिसके तहत जब भी पाकिस्तान भारत के आतंकी हमला करेगा तब भारत इसके जवाब में पारंपरिक तरीके से यानी सेना का इस्तेमाल करके स्ट्राइक करेगा। इसका महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये है कि पाकिस्तान को ये पता चलेगा कि जब भी उनकी तरफ से कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भारत पर हमला करेगा तो उसका भारत जवाब जरूर देगा। हिंदुस्तान की रणनीति में अब 3 विशेषताएं स्पष्ट उभर रही हैं, जो ये बताती हैं कि हिंदुस्तान अब इजराइल वाली रणनीति पर चल रहा है। प्रतिक्रियावादी नहीं बल्कि एक पहल करने वाली नीति। भारत अब हमले का इंतजार नहीं करता, बल्कि स्पष्ट इनपुट और इंटेलिजेंस के आधार पर कार्रवाई कर रहा है, बिल्कुल इसराइल की तरह, जो गाजा, सीरिया या ईरान से किसी भी खतरे को बिना देरी के जवाब देती हैं। सार्वजनिक वैश्विक अपील नहीं, प्रत्यक्ष कार्रवाई। पहले भारत हर आतंकवादी हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के खिलाफ साक्ष्य पेश करता था, लेकिन अब हिंदुस्तान की सोच साफ है। अगर हमला हमारे देश में होता है तो जवाब मैदान में मिलेगा, मंचों पर नहीं। परमाणु धमकी को नकारते हुए पारंपरिक शक्ति का प्रयोग। पाकिस्तान की तरफ से अक्सर परमाणु हथियार की चेतावनी दी जाती थी, लेकिन भारत ने अब इसे ब्लफ मानते हुए पारंपरिक हथियारों और वायु शक्ति के माध्यम से जवाब देना
शुरू कर दिया है, जैसा इजराइल करता है। अब वे ईरान या लेबनान के ठिकानों पर हमले करता है। आतंकवाद की जड़ पर कड़ा एक्शन। अब भारत की रक्षा नीति का हिस्सा बन चुकी है नई नीति। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 19 की बालाकोट एयर स्ट्राइक और अब 2025 का ऑपरेशन सिंदूर इन कार्रवाइयों का सबूत है कि भारत अब आतंक के खिलाफ एक सैद्धांतिक नीति नहीं बल्कि एक कार्यवाही आधारित नीति पर चल रहा है। भारत की ये स्ट्रेटेजी सिर्फ सीमा पार हमला नहीं बल्कि आतंकिस्तान को सीधा संदेश है कि भारत की चुप्पी उसकी कमजोरी नहीं, उसकी चेतावनी है। हिंदुस्तान की उभरती सोच भारत को एक क्षेत्रीय शक्ति से आगे बढ़ाकर वैश्विक रणनीति के बड़े खिलाड़ी की दिशा में ले जा रही है, जहां वो न केवल अपने हितों की रक्षा करता है बल्कि अपने तरीके से, अपने समय पर और अपने नियमों से हमला करता है। ये बदलाव सिर्फ रणनीति नहीं, एक नए भारत की घोषणा है जो सिर्फ सुनता नहीं, बोलता भी है और जरूरत पड़े तो ठोकता भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज़। तो ये नया भारत है, ये अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं है और सिर्फ ये टोकता और बोलता नहीं है बल्कि ठोकता भी है। और इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान हैं, उनसे मैं परिचय करता हूं। आलोक सहाय जी है, रक्षा विशेषज्ञ के रूप में, सुदर्शन चक्रपाणी हैं और शिवपाल सिंह है। तीनों रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। तीनों का स्वागत है। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी ब्रेकिंग हमारे पास और आ रही है, वो आपको हम बता दें। उसके बाद आलोक सहाय जी के पास जाएंगे। हमारे पास ब्रेकिंग आ रही है कि पाक से तनाव के बीच में बड़ी खबर आई है कि उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में पाक के तनाव के बाद से उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है और ये एहतियातन अलर्ट है। तनाव के बीच में यह एहतियातन अलर्ट जारी कर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। खास निर्देश जो है दिए गए हैं सीएम योगी की तरफ से। करेंगे चर्चा की शुरुआत और हमारे साथ तीनों मेहमान हमारे साथ हैं। आलोक वत्स जी से मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। आलोक जी, कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे और आज जो चर्चा कर रहे हैं, कल रात में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को देखने मिली। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री जो मिस्री जी आए थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार अटैक हुए लेकिन सभी को जो है हमें न्यूट्रलाइज कर दिया भारत ने अपने तरीके से उसे। लेकिन भारत की तरफ से जो अभी जो है हमले की कोई बात उन्होंने नहीं कही, नहीं स्वीकार की। लेकिन जो रणनीति की बात अब हो रही कि भारत ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। पहले दिन जो है भारत ने 9 ठिकानों पर जो हमले किए थे, उसके बाद से जो है और उसके पहले जो विश्व पटल पे अपनी बात जिस तरीके से रखी थी, क्या आपको लगता है भारत की यह जो नीति है कि हम अपने दुश्मनों को घर में घुस के मारेंगे, ठोक के मारेंगे, और जैसा कि इजराइल और अमेरिका अब तक करता रहा है, क्या भारत उसी रास्ते पे आगे बढ़ रहा है? आलोक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करें अपने आप को। ओके जी हाँ मुकेश जी, भारत ने अभी तक अपनी डॉक्ट्रिन नहीं बदली थी जी। देखिए, इस बात को सबको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान अभी तक करता क्या रहा था। वो आतंकवादी कैंप को खड़ा करता है, आतंकवादी संगठनों को प्रश्रय देता है, उनको सहायता देता है, आतंकवादी पैदा करता है और उन आतंकवादियों को भारत भेजता रहा है हमें चोट पहुंचाने के लिए। हम क्या करते रहे हैं अभी तक? हम उन आतंकवादियों को मारते हैं। आप 10 आतंकवादी मारेंगे, 20 आतंकवादी पैदा होकर आते हैं, 20 मारेंगे 50 आएंगे। तो हो क्या रहा था कि हम जो मार रहे थे वो आतंकवादी मार रहे थे, पाकिस्तान को इससे दुख नहीं हो रहा था, पाकिस्तानी आर्मी आराम से मजे ले रही थी। तो हमें अब अपना डॉक्ट्रिन बदलना पड़ेगा, हमें यह दिखलाना पड़ेगा। भारत सरकार ने अब ये कदम उठाया है कि अगर वो टेररिस्ट हमें भेजते हैं तो हम टेररिस्ट को तो मारेंगे ही, साथ साथ टेररिस्ट को जो भेज रहा है, जो ट्रेनिंग दे रहा है, जो पैदा कर रहा है, उसको मारना जरूरी है। जब तक उसको दुख नहीं होगा तब तक ये डेटरेंस तो होगा ही नहीं। पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट तो मजे ले रहा था, मरेंगे तो टेररिस्ट मरेंगे, वो तो मर नहीं रहे थे। तो ये पूरा डॉक्ट्रिन, पूरा अप्रोच हमको मुकेश जी बदलना था, जो कि इस सरकार ने बदला है। अब हमने ये मैसेज दिया है कि आप टेररिस्ट हमारे यहां भेजोगे तो हम आपको भी मारेंगे, क्योंकि आप डायरेक्टली भेज रहे हो, आप इनको पैदा कर रहे हो, आप इनका ट्रेनिंग का जिम्मा ले रहे हो, आप इनको प्रोटेक्शन दे रहे हो। आप देखिए, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के बगल में एक कैंप बना के रखते हैं ताकि उनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है मुकेश जी, और भारत ने अब इजराइल से सीखा है, अमेरिका से सीखा है, और शुरू से ही इस राजनीतिक नेतृत्व ने यह निर्णय लिया है कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म। और ये जो एक बहुत बड़ा बदलाव है, यह साफ झलकता है, क्योंकि आप देखिए, मुंबई अटैक में 10 टेररिस्ट आए समुद्र के रास्ते से,
बिल्कुल। मुंबई में उन्होंने कत्लेआम किया, कितना बुरी तरह कत्लेआम किया, ताज में कत्लेआम किया, रेस्टोरेंट में कत्लेआम किया, 176 लोगों की हत्या हुई, हमारे कमांडोज मारे गए, 26 जो है वो फॉरेनर्स मारे गए थे। और हमने क्या किया? डोजियर बना के दिया, डोजियर बना के दिया। क्या किया? हमने क्या किया? मतलब शर्म आनी चाहिए। और उस पार्टी के नेता टीवी के डिबेट पे आके किस बेशर्मी से खड़े हो रहते हैं। मुझे तो, मगर मैं होता तो मैं शर्म से चुल्लू पर पानी में डूब मरता। बिल्कुल बिल्कुल। और आप 26 आदमियों की हत्याएं हुई हैं, आप चिल्ला रहे हो कि भारत बदला ले, बदला ले, हम भारत सरकार के साथ हैं। ये सब आई बात है। अरे कमजोर दिल आदमी, तुमने क्या किया था उस समय? बिल्कुल, कभी ये पॉलिटिकल विल जो है, बिल्कुल पॉलिटिकल विल जब तक नहीं होगा, जब तक देखिए इस सरकार, इस बदलाव क्या आया है, देखिए मैं आपको और बता रहा हूं जी। जयशंकर का स्पीच देखिए, वर्ल्ड फोरम में खड़ा होके विदेश मंत्री बोलता है कि मेरे ये टर्म्स एंड कंडीशन है, जिस देश को हमारे साथ आना है वो आए, नहीं आना है ना आए। ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। बिल्कुल। इकोनॉमी पावर हमने बढ़ाई, हमने मिलिट्री पावर बढ़ाया। कुछ ही वर्ष पहले, इस सरकार के आने के पहले, संसद में खड़े होकर डिफेंस मिनिस्टर बोलते हैं, ये वीडियो है, सबने देखा होगा, कि जब ये बोला गया कि हमारे पास दशकों से नए जहाज नहीं है, लाने बहुत जरूरी हैं, तो वक्तव्य दिया रक्षा मंत्री ने कि हमारे पास पैसा कहां से है? पैसा नहीं है देश के पास। और कुछ ही वर्षों में इतना पैसा आ गया। आप पिछले 10 साल में जो आर्म्स एंड एमुनिशन खरीदे गए हैं, आप उसका फिर टोटल करके देख लीजिए। मैंने एक बार टोटलिंग करना शुरू किया था तो वो 4 पन्ने में चला गया। 4 पन्ने में चला गया। कितने लाख करोड़ के एम्युनिशन हमने लिए, आर्मी के लिए लिया, नेवी के लिए लिया, एयरफोर्स के लिए लिया। इस बीच में आलोक जी एक चीज और भी, हमने बाहर से तो आर्म एंड एम्युनिशन तो लिया ही, हमने अपनी स्वदेशी तकनीक को भी डेवलप किया। और अभी तो ये चीज हमने किया है, ये जो हमने सफलता पाई है, इसमें हमारे जो अपने जो इंडिजिनस जो हमारी कंपनियां हैं, जो हथियार है, जो एम्युनिशन है, जो ड्रोन है, जो हमने बनाया, वो भी इस ऑपरेशन सिंदूर में जो है काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उन लोगों ने। जी मुकेश जी, मैं आपको बताऊं, ये जो लॉटरिंग एमुनिशन है, ड्रोन, एक हमने अनोखा ड्रोन डेवलप किया है। ये बेंगलोर की कंपनी है, 2 साल पहले करार हुआ है। किस देश से करार हुआ है मैं टीवी पे कहना नहीं चाहता हूं, ये आप सभी लोग समझ जी सब समझ जी। हमारे साथ सुदर्शन, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ और हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसा जी ऐसे हथियार हमने बनाए हैं कि मतलब उनका कोई एयर डिफेंस सिस्टम उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाता जी, कोई नहीं कर पाएगा। तो बिल्कुल चक्रपाणी जी सर, तो ये दृढ़ शक्ति और इच्छा शक्ति होनी चाहिए, मजबूती से खड़े होने का मादा होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, जो इस समय इस पिछले 10-12 सालों में सरकार ने यही चीज मैं चक्रपाणी जी से, आज भारत कहां खड़ा है ये देखिए। बिल्कुल, मैं यही चीज चक्रपाणी जी से पूछना चाहूं कि देश वही है, सेना वही है, संसाधन भी हमारे पास वही है, सिर्फ सरकार बदली है, सोच बदली है और नजारा बदल गया। चक्रपाणी जी। सबसे पहले मुकेश जी, सुदर्शन चक्रपाणी की तरफ से सुदर्शन टीवी के सभी श्रोताओं को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और इस ऑपरेशन सिंदूर में सर सुदर्शन ही सब जगह है, चाहे सुदर्शन जी, सुदर्शन है, सुदर्शन चक्र है, और आज यहाँ पे सुदर्शन चक्रपाणी है जी। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है, देश वही है, सेना वही है, इंडस्ट्री वही है, लोग वही हैं, टेक्नोलॉजी वही है, डीआरडीओ वही है, लेकिन अंतर देखिए, और ये आत्मनिर्भरता का ही सबसे बड़ा हाथ है जी। आलोक जी ने बिल्कुल सही कहा है, कई लाख करोड़ के ऑर्डर भारतीय सेना ने इंडियन इंडस्ट्री को दिए हैं पिछले कुछ सालों में। क्या बदला सिर्फ एक नियत। वो नियत ये थी पहले कि हम डिफेंस डील्स में हमें एक्स्ट्रा कुछ मिल जाए कि हम कहीं और इस्तेमाल करें, यहां पे एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिया, और इसलिए ये नियत बदली है। और ये नियत जब बदली है तो नया भारत वहां से उभरा है। ये नया भारत जो है वो कृष्ण की तरह जब सुदर्शन चक्र चलाता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, और यही हमने किया है। इस देखिए, एस्केलेशन की लैडर जो हमने इस्तेमाल की है, ये बड़ी अचूक और बहुत सटीक लैडर इस्तेमाल की है। पहली बार कुछ हुआ उरी, आपने एक छोटा सा हमला किया, सर्जिकल स्ट्राइक की,
बिल्कुल। दूसरी बार हुआ, हमने बालाकोट किया, हमने कहा देखिए अब भी सुधर जाइए। तीसरी बार हुआ, हमने इस समय है ना किया इतना बड़ा हमला कि ना ही सिर्फ पीओके में कुछ होता बल्कि पंजाब में होता। पंजाब पाकिस्तान की का दिल है और दिल हमने है, बिल्कुल। के ऊपर अटैक किया। पहली बार बहावलपुर में, जहां पे उनका कोर हेडक्वार्टर है, उसके सामने मसूद अजहर की मस्जिद और मजार है, आपने नॉट मजार मदरसा है, और वहां पे आपने अटैक किया। क्या दिखा रहा है आपको ये? बिल्कुल एक्यूरेसी, हमारी पिन पॉइंट एक्यूरेसी। बिल्कुल। और ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी उतनी ही है या शायद उससे ज्यादा है जो इजराइल या अमेरिका दिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो मैं कहूँगा कि हमारी इस जो हमले में जो हमारी जो इंटेलिजेंस थी, हमारे पास जो जानकारी थी, जो सटीक जानकारी थी, शायद यही वजह है कि 9 के 9 जो स्ट्राइक किए गए बिल्कुल ठिकाने पे लगे और बिना किसी नुकसान के जो है हम लोगों ने इस ठिकाने को, इस जो टारगेट है, टारगेट को नष्ट करने में सफलता मिली। हमारे साथ शिवदान सिंह जी। एक सेंटेंस और जी, आप ये ना भूलिएगा कि कल डिपेंडिंग ऑन किसको आप मानते हैं, सरकार कहती है 400, कुछ और लोग कहते हैं 600 ड्रोन आए हिंदुस्तान के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल आए, एक भी नहीं हमारे जमीन पे पहुंच सका। हमने बिल्कुल। सारे के सारे मार गिराए। अब आप मुझे ये बताइए, हमारे जो सिस्टम है आकाश, ZSU, L-70, इन सब के साथ साथ क्या हम आयरन डोम के बराबर नहीं है? बिल्कुल पूछिए अपने आप। ज्यादा है सर हम लोग उससे। आयरन डोम के बराबर हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये क्यों है? क्योंकि हमारी नीयत सही है, हमारे सरकार की नीयत सही है, और हमारी सरकार ने वही भारत देश को वो प्रोत्साहन दिया कि हम आत्मनिर्भर हो सके, और ये आत्मनिर्भरता का ही बिल्कुल बिल्कुल। और भी करेंगे साथ। शिवदान सिंह जी भी हमारे साथ हैं, सुबह से हम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शिवदान सिंह जी, दो चीज़ें जो बातें अभी आलोक जी ने कही, जो सुदर्शन जी ने कही, मैं उससे आगे थोड़ा आपसे जानकारी चाहता हूं। और एक चीज़ जो अभी जो डेवलपमेंट हुई है, तीनों जो रक्षा के जो हमारे तीनों जो सेना के प्रमुख हैं उनके साथ और CDS के साथ, रक्षा मंत्री के साथ, प्रधानमंत्री की अभी भी जो है बैठक हो रही है। क्या आपको लगता है कि और अभी जो हमारे पास खबर आई कि, और एक और बड़ी खबर इस बीच हमारे पास आई, प्रधानमंत्री मोदी ने सशस्त्र बलों के कई दिग्गजों से जो है अभी मुलाकात की है और मुलाकात का दौर जारी है। पूर्व सेना, वायुसेना प्रमुख, सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख से मुलाकात उन्होंने, प्रधानमंत्री ने की है। मौजूदा हालात पे व्यापक चर्चा प्रधानमंत्री ने की है और घंटों तक प्रधानमंत्री ने बंद कमरे में इन लोगों से, इन वेटरन से जो है मुलाकात की है। पूर्व वायुसेना प्रमुख, सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख से बातचीत की है और कुछ बड़ा होने वाला है। दिग्गजों के साथ बात करने के बाद कुछ बड़े फैसले जो है लेने वाले हैं प्रधानमंत्री। मैं इसी पे चर्चा कर रहा था शिवदान सिंह जी से। मैं इसी पे करूं कि आगे क्या होगा। प्रश्न हमने सब शिवदान सिंह जी किया था। मेरी आवाज़ अगर आ रही है तो मैं चाहूँगा कि आप उसका जवाब दें। उसके बाद दूसरे पार्ट में जो मैं सिंधु जल समझौते के इफेक्ट के बारे में और इस लड़ाई है जो आगे बढ़ रही है ऑपरेशन सिंदूर, उसमें इसके योगदान पर चर्चा करेंगे। शिवदान सिंह जी, आवाज़ आ रही है सर? बताना चाहता हूं जी, आ रही है? मैं आपको जी आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है, बहुत अच्छे से। मैं ये बताना चाहता हूं जी कि आजकल के युग में आमने सामने के युद्ध की जगह तकनीक से युद्ध लड़ा जा रहा है। आपने देखा है इजराइल और हमास, इजराइल ईरान और यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध हुआ है वो मिसाइलों से, रॉकेटों से, ड्रोनों से हुआ है। तो ये युद्ध जो पाकिस्तान के साथ भी हमने इसी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि आजकल की तकनीक से युद्ध से जो अचीवमेंट आता है वो वैसे आमने सामने के युद्ध से नहीं आता है। इस युद्ध में ज्यादातर जो हमले हैं वो देश के आंतरिक हिस्सों में किए जाते हैं और जो असली ठिकाने हैं दुश्मन के उन पर हमला किया जाता है। जैसा कि हमारे सरकार ने, हमारे जो सेना ने 14 दिन लिए पूरे अपने भारत के, पाकिस्तान के ठिकानों को तलाश करने में, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करने में, और एग्जैक्ट जब लोकेशन पता लग गई, हालांकि पूरी क्रिटिसिज्म हो रही थी, मगर हमारी जो सेना और हमारे जो सरकार है वो हिली नहीं। और इसके साथ साथ एक सरप्राइज एलिमेंट होता है फौज में जो कि बहुत जरूरी है हमला करने के लिए। तो इस दौरान में पाकिस्तान के अंदर भी यह फीलिंग आ गई थी कि भारत पहले की तरह चुप हो जाएगा और कुछ नहीं करने वाला है, मगर अचानक हमने जो उसके जो 12 ठिकाने थे जिन पर आतंकवादी तैयार होते थे उन पर हमने अपनी तकनीक से ऐसा एग्जैक्ट हमला किया है कि उनके जो जितने भी ठिकाने सब बर्बाद कर दिए। उसके साथ साथ
हमने डिफेंस की तकनीक भी अपनाई, हमने बिल्कुल। सिद्धांत सिंह जी आपका ऑडियो और वीडियो शायद जो है उतना, एक बार मैं कहूँगा कि अपने गेस्ट कोऑर्डिनेटर से कि एक बार नेटवर्क को जरा एक बार दोबारा चेक करें, फिर मैं आलोक जी के पास जाऊँगा। आलोक जी, ये जो लड़ाई चल रही है, ये जो गोले, बम, बारूद, ड्रोन और मिसाइलें चल रही है, ये तो ठीक है, एक लड़ाई चलती है, लेकिन जो अस्थाई जीत होती है लड़ाई में, वो कहते हैं कि वो टेबल पे लड़ी जाती है, वो समझौतों के जरिए की जाती है। और ये सिंधु जल समझौते के जरिए भारत ने जो वाटर स्ट्राइक किया है, और कल जो बांगा आए थे, प्रधानमंत्री से मिल करके गए हैं, उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक को अब इस आपके इस फैसले से कुछ लेना देना नहीं है, वो कभी बीच में नहीं आएगा। क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ी जीत है जिसे अंडरमाइन किया जा रहा है? जी हाँ, इसकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव होगा। मुकेश जी, मैं आपको बताऊं जी, न सिर्फ भारत के पास 2 ऑलरेडी डैम्स हैं, जैसे किशनगंगा डैम है, हमने किशनगंगा डैम बनाया है, जो नीलम नदी है, जो झेलम की एक ट्रिब्यूटरी है, उसके ऊपर बनाया है। वो गंदरबल जिले के आसपास उसका, वहां से वो नदी निकलती है, और वहां पे उस डैम को बनाने के बाद पाकिस्तान ने बहुत तगड़ा इसका विरोध किया था। तो हमने बोला था कि भाई हम तो सिर्फ इसका बिजली इससे उत्पादन करेंगे और हम पानी को नहीं रोकेंगे, लेकिन अब हम इसका इस्तेमाल पानी रोकने में कर सकते हैं, और करना शुरू कर दिया है। जैसा कि आपने सुना होगा, एक बगलियार डैम है जो चेनाब नदी पे है। तो चेनाब नदी, झेलम नदी, ये जो पाकिस्तान को दिया गया है इंडस ट्रीटी के तहत, उस पर हमने बनाए हुए हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। और उसका कारण यह है कि जब ट्रीटी हुई थी तो उसमें यह हुआ था कि आप उसका खेती के लिए, सिंचाई के लिए थोड़ा बहुत पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिजली उत्पादन के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन आप ज्यादा पानी रोकेंगे नहीं। तो हमने उस समय ये बनाया था। बिल्कुल। तो अब देखिए पाकिस्तान को परेशानी हो रही है, क्योंकि उसका जब हम बहाव रोकेंगे, और अभी हमने रोका नहीं, अभी हम क्या कर रहे हैं कि रोक करके अचानक छोड़ दे रहे हैं, तो ये भी एक परेशानी का सबब है। पाकिस्तान चिल्ला रहा है। दूसरी बात क्या है, ध्यान किसी का नहीं जा रहा है, अफगानिस्तान के साथ हमने करार किया है, बिल्कुल, 12 जल संयंत्रों का, विभिन्न डैम और जल संयंत्रों का टोटल 12 प्रोजेक्ट इंडिया ने साइन किया हुआ है। वो काबुल नदी जो है, वो काबुल नदी अफगानिस्तान से निकलती है और आके इसी सिंधु नदी में मिलती है। बिल्कुल। तो ये जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो हमारे हैं, 12 संयंत्र जो वहां के अफगानिस्तान के जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहां पर अगर हम अपने उसको हथियार के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो क्या कहर टूटेगा पाकिस्तान के रूप में, अभी आने वाला समय बताएगा। और ये इतनी बदहाली का समय होगा पाकिस्तान के लिए कि ये दर दर ठोकरे खाएगा, भिक्षा मांगनी पड़ेगी, क्योंकि आर्थिक स्थिति तो वैसे ही टूट चुकी है उनकी। और उसमें अगर इरिगेशन के पानी में कमी आ गई तो ये सीधा पंजाब और सिंध, ये तो पानी के बिना मरने लगेंगे, खेती अनाज पैदा होना बंद हो जाएगा। तो ये मार अभी होगी, इसकी अभी चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि अभी तो बॉर्डर पे लड़ाई हो रही है। पंजाब और सिंध के बीच में भी तो सर, पंजाब और सिंध के बीच में भी तो लड़ाई है इस पानी को लेकर के, उनके बीच में अलग सिंध जी वो जी क्या करते हैं। बीच मैं रुकूंगा, एक बड़ी खबर इस बीच में, एक और बड़ी खबर हमारे सामने आई है। ये बड़ी खबर है, जम्मू एयरपोर्ट के करीब सायरन बज रहे हैं, वहां जो है अलर्ट जारी किया है। कल भी इसी समय सायरन बजे थे, दुकानें बंद कर दी गई हैं आसपास की बाजार, और पाकिस्तान की तरफ से हमले की आशंका है। कई जगह दुकानों और मॉल्स को बंद करने का आदेश दिया गया है। सीमा से जुड़े इलाके में आज फिर से ब्लैकआउट किया गया है, और पाकिस्तान जो है ड्रोन हमले कर सकता है, जैसा कि कल जो है जिस तरीके से किया था। लेकिन सभी हमले को भारतीय सैनिकों ने नाकाम कर दिया था। भारतीय जो सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, उसने नाकाम कर दिया था। सायरन बजने लगे हैं, दुकान बंद कर दी गई है। आसपास एहतियात के तौर पे सभी लोगों को मॉल्स बंद करने के आदेश दिए गए हैं, दुकानों को भी बंद करवाया जा रहा है, और सीमा से जुड़े इलाके में फिर से ब्लैकआउट कराया गया है। इसमें हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जी आऊंगा, शिवदान जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। शिवदान जी, देखिए, मैं जो कह रहा था, यही कह रहा था कि जो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है इतना स्ट्रांग है कि हमें किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। जो पाकिस्तान के मंत्री अक्सर एटम बॉम्ब की धमकी देते हैं, मैं देश को एश्योर करना चाहता हूं कि उनको जो एटम बॉम्ब के कैरियर
शिवदान जी, कभी शिवदान जी, भारत मैं माफी मांगते हुए मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि आपकी आवाज जो है ना बीच में कट रही है, फ्रीज हो रहा है। मुझे लग रहा है कि नेटवर्क आपकी तरफ से वो सही नहीं है। मैं आलोक जी के पास दोबारा जाऊंगा। आलोक जी, आप जो बात कर रहे थे जल समझौते पे, उससे बात करें, उसके बाद मैं एक बार फिर से चक्रपाणी जी के पास जाऊंगा। आलोक जी। हाँ जी, मैं तो जल समझौते के बारे में बता रहा था कि इसमें जो उसमें पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है। अब इसमें वर्ल्ड बैंक भी उसको सहायता देने से अब मना कर दिया है, क्योंकि अब इसमें तो एग्जिट का कोई क्लॉज ही नहीं था। और भारत ने जब बोल दिया कि हम इसको नहीं मानते हैं, बस नहीं मानते हैं, खत्म हो गई बात। जब आप हमसे युद्ध करोगे तो हम क्यों मानेंगे? ये तो बायलैटरल एग्रीमेंट था, हम आपको सम्मान वैसे भी सर, संधि शब्द तो मित्रों के बीच में होता है ना। संधि तो मित्रों के बीच में, दुश्मनों के साथ संधि कैसा? तो संधि तो वैसे जब आप हमारे दुश्मन हो गए तो संधि नहीं जी। और एक और बात बताऊं मुकेश जी कि ये जो सायरन, एक और यूनिक बात आपको बताता हूं। देखिए पाकिस्तान की नीयति कितनी खराब है, ये कितनी जिहादी मेंटालिटी के हैं। बगल में श्रीनगर है, बिल्कुल सीमा के पास है, वहां पर अटैक नहीं हो रहा है। ये जम्मू के रिहायशी क्षेत्रों में अटैक हो रहा है। बिल्कुल, मैंने कल रात भी बात की है वहां के धर्म पूछ के, जो लोग धर्म पूछ करके जो मार रहे हैं तो वो जम्मू में मारेंगे ना, वो कश्मीर में थोड़ी मारेंगे। तो यही तो बात है, लड़ाई ही तो इसी बात की है। आप जानते हैं मुकेश जी, मैंने कल रात को बात किया है, एक भी अटैक श्रीनगर एयरपोर्ट पे भी नहीं हुआ है। बिल्कुल। और ये सारे अटैक जम्मू पे हो रहे हैं। आप देखिए जो उन्होंने टारगेट सिलेक्शन किया था उसमें कुछ जगह तो मानते हैं कि चलिए भारतीय वायुसेना के हवाई अड्डे थे, इन्होंने अमृतसर का सिलेक्शन किया। अमृतसर, बिल्कुल, समझे? ये जो हमारा टेंपल है, गोल्डन टेंपल, सिखों की पवन भूमि है, उसको टारगेट पे अटैक पे लिया। हमने वैष्णो देवी पर उन्होंने ड्रोन छोड़े थे, जिसको हमने नाकाम किया। तो देखिए ये कैसे लोग हैं, कैसे जिहादी हैं। इन जिहादियों का इलाज वैसे अब देखिए, जो इसने जो टारगेट चयन किया था आलोक जी, भारत ने पहले से पता कर लिया था ये यही टारगेट चयन करेंगे, तो इसलिए उसे नाकाम भी कर दिया गया। इसलिए ये जो सोचते हैं उससे आगे भारतीय सेना सोचती है, भारत के जो रणनीतिकार हैं वो सोच लेते हैं। हमारे साथ चक्रपाणी जी है, चक्रपाणी जी के पास एक बार जाना चाहूंगा। चक्रपाणी जी, दो चीजें। अभी जब हम बात कर रहे हैं सिंधु जल समझौते की, तो सिंधु जल समझौते में अफगानिस्तान का जिक्र भी किया इन्होंने, आलोक जी ने। एक चीज और मैं कहूँगी, अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं आलोक जी और चक्रपाणी जी और शिवदान जी, तो उस समय भारत का एक राजनयिक जो है अभी भी अफगानिस्तान में बैठा हुआ है, और अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो मित्र हुआ करता था और भारत के से दुश्मनी जो पालता था, अब इसके उलट चुका है। 180 डिग्री पे अफगानिस्तान जो है अपनी पॉलिसी वो चेंज कर चुका है। वो भारत के मित्र देशों में अब शामिल है और वो पाकिस्तान के लिए खतरा है। पाकिस्तान के साथ उसके संबंध और पाकिस्तान के साथ जो अफगानिस्तान के संबंध हैं और भारत के साथ जो अफगानिस्तान के संबंध हैं, मौजूदा तनाव की स्थिति में अफगानिस्तान कितना बड़ा दोस्त साबित हो सकता है? सुदर्शन जी। मुकेश जी, दो बहुत अहम वजह आपने विषय उठाए हैं जी। इंडस वाटर ट्रीटी और अफगानिस्तान जी। इंडस वाटर पे आते हैं। देखिए ये एक बहुत ही वन साइडेड ट्रीटी थी जब साइन की गई थी। बिल्कुल। अब वो हो गई थी। इतने सालों में इतनी लड़ाइयां हुई, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर हाथ नहीं रखा गया था। इस बार रखा गया। अब ये मत भूलिए, पाकिस्तान के दो सबसे बड़े डैम जो हैं वो तरबेला है और मंगला डैम है। बिल्कुल। ये दोनों डैम को पाकिस्तान ने दशकों से फ्लश नहीं किया है। मतलब उनका जो एरिया है जहां पे वो पानी रोकते हैं, वहां पे मिट्टी भी रुकती है। हम लोग क्या करते हैं, जब उसको पूरा फ्लश थ्रू कर देते हैं ताकि वो मिट्टी चली जाए और फिर हम पानी भरते हैं। इन्होंने फ्लश नहीं किया, तो इनकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है पानी की, वो घटते घटते 20% से कम हो गई। बिल्कुल। इस वजह से पूरा का पूरा इंदस नदी में पानी कम है। दूसरी बात, चेनाब नदी के पानी हमने रोक दिया। अब चेनाब नदी जो है जब पाकिस्तान के अंदर जाती है, वहां से उनका एक लिंक कनाल है जो रावी में ले जाता है चेनाब का पानी। बिल्कुल। और रावी से पहुंचता है सियालकोट और लाहौर। अब पानी अगर चेनाब में नहीं है तो रावी के पास तो नहीं है, रावी के पास नहीं है तो सियालकोट पंजाब लाहौर में भी नहीं है। ये है क्रॉपिंग सीजन, बुआई का समय है पाकिस्तान में। कौन सी क्रॉप्स? कपास और चावल, दोनों के लिए चाहिए आपको पानी। अगर आप पानी नहीं देंगे तो आपकी जो क्रॉप है, जो फसल है, वो ठप। वैसे ही उनके पास पानी कम था। सोने पे सुहागा, पाकिस्तान आर्मी ने एक बड़ा सा कॉरपोरेशन बनाया, उसको उन्होंने जमीन बेची। ये है चोलिस्तान नाम की जगह में।
ये एक्चुअली सेमी डेजर्ट एरिया है, और ये कॉरपोरेशन ने जमीन खरीद के किसी और को बेच दी, कॉरपोरेट को, और उन्होंने कहा ये हम ग्रीन पाकिस्तान का हम बना रहे हैं और इसकी वजह से पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। अब पानी आपके पास है नहीं, ग्रीन कहां से लाएंगे? पानी उठा के चोलिस्तान भेज रहे हैं। वही है मिसाल, घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुलाने। तो पाकिस्तान को तोड़ने की बजाय मुझे तो लगता है ये जो स्टेप्स भारत ने लिए हैं, तो पाकिस्तान तो अंदर से ही बिखर जाएगा। क्योंकि अब देखिए पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं, कल इमरान खान के समर्थक सड़कों पे आए थे और इमरान खान को छुड़ाने की बात कर रहे थे, बड़ी संख्या में आए थे, आप लोगों ने भी देखे होंगे, हमने भी देखा, हजारों की संख्या में सड़कों पे आए थे मोटरसाइकिल को लेकर के, और वो कह रहे थे इधर से सिंधु जल समझौता को लेकर के अगर पानी नहीं है, किसानों भी कल आएंगे, वहाँ के जो किसान हैं वो भी आएंगे। पंजाब और सिंध का जो इलाका है वहां पर पानी को लेकर के पहले से लड़ाई चल रही है। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के भीतर सेना और सरकार के बीच में भी नहीं बन पा रही है? सेना का जो स्टेटमेंट है, सरकार उसके ठीक उलट स्टेटमेंट वहां पर देती है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के भीतर जो है वो एक सिविल वॉर की सिचुएशन बनती जा रही है, स्थिति तैयार होती जा रही है? बिल्कुल धीरे धीरे बन रही है, और बल्कि एक्चुअली शुरू हो चुकी है सिविल वॉर। अब बलूचिस्तान में देखिए 15-16 उन्होंने ठिकाने ले रखे हैं, उनका ये हमने ले लिए हैं। बिल्कुल। हामिद मीर ने मुश्किल से एक हफ्ता पहले कहा था, डिक्लेयर किया था कि कोई भी जर्नैल बलूचिस्तान में किसी भी पेट्रोल पंप में, किसी भी पनवड़ी की दुकान में, किसी भी चाय वाले की दुकान में खड़ा होके एक प्याला चाय या एक सिगरेट पी के दिखा दे, मैं मान लूंगा। बिल्कुल। लोग कहते ये थे, जर्नैल साहब भी कहते ये थे कि पाकिस्तान की हुकूमत बलूचिस्तान में सूर्योदय से सूर्यास्त तक चलती है, रात के समय बलूच की ही हुकूमत चलती है। कल ही मेरी एक बात हो रही थी एक बलूच लीडर के साथ, और उन्होंने कहा सर आप गलत हैं, पाकिस्तान की हुकूमत बलूचिस्तान में दिन में भी नहीं चलती है। बिल्कुल। अब तो वहां पर झंडे हटाने लगे लोग, पाकिस्तान का झंडा हटा के बलूच अपना झंडा लगा रहे हैं, अपना राष्ट्रगान बजा रहे हैं। और कल हमने दिखाई एक खबर, वीडियो भी हमारे पास आए थे, और बलूच के नेता लोग भी कल हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी ये बताया कि हम वहां पर पाकिस्तान की हुकूमत नहीं है। कल तो पाकिस्तान की सेना के करीब 20-22 जवान भी मार दिए उन्होंने। एब्सोल्युटली। अब दूसरी बात सुनिए, उनके असेंबली में फजलुर रहमान ने क्या कहा था? फजलुर रहमान ने यह कहा था कि ऐसी हमारे पास जगह हैं खैबर पख्तूनवा में, बलूचिस्तान में, जहां पे पुलिस को तो छोड़ दीजिए, फौज भी छोड़ के चली गई है। बिल्कुल। वहां पे हमारी हुकूमत है ही नहीं। ये हालात है पाकिस्तान के, तो सिविल वॉर नहीं है तो और क्या है? बिल्कुल। और ऐसे हालात में पाकिस्तान चला है भारत से मुकाबला करने, भारत पे ड्रोन अटैक और मिसाइल अटैक करने। हमारे पास समय जो है हम समाप्ति की ओर जा रहे हैं। आलोक साय जी, मैं आपके पास आऊँगा। जो सिचुएशन अभी चल रहा है, 3 दिन से जब से ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ है तब से हमने स्ट्राइक किया, उसके बाद पाकिस्तान जो काउंटर स्ट्राइक कर रहा है, हम उसे न्यूट्रलाइज कर देने में अब तक जो है सक्षम है। क्या हम न्यूट्रलाइज ही करते रहेंगे? क्या आपको लगता है कि ऑफेंसिव भी अब भारत फिर से होगा? मुकेश जी, मुझे पूर्ण विश्वास है आज की जो गतिविधियां हुई हैं, जिस तरह से मीटिंग्स हुए हैं, भारत ने कल बुरी तरह आक्रमण नहीं किया, क्योंकि उन्होंने सिविल एविएशन, सिविल के जो जहाज थे उसको शील्ड की तरह इस्तेमाल किया है पाकिस्तान। तो इस पर आज जो एक लंबी मंत्रणा हुई है, मुझे पूरा विश्वास है कि 24 घंटे के अंदर में पाकिस्तान बहुत अच्छी तरह से ब्लीड करेगा। आप देखिएगा, बिल्कुल एक बहुत बड़ा आक्रमण भारत की तरफ से भी होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। बिल्कुल, हमें भी इंतजार है, और हम लोगों को भी लग रहा है कि आज जिस तरीके से मीटिंग का दौर चला है, और अभी भी मीटिंग, इनफैक्ट जो लुटियन जोन में जो है अभी भी मीटिंग का जो दौर है वो चल ही रहा है, और मुझे लग रहा है कि इसका एक कोई ऐसा निष्कर्ष निकलेगा, ऐसे परिणाम आएगा जिससे ब्लीड करेगा पाकिस्तान। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आलोक जी आपका, और सुदर्शन चक्रपाणी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिवदान जी भी हमारे साथ जुड़े थे थोड़ी देर के लिए, शिवदान जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऑपरेशन सिंदूर है वो जारी है, और भारत की जो नीति है कूटनीति के साथ लड़ाई जीतने की, वो नीति भी जारी है, और उसी नीति के तहत अभी लगातार मंत्रणाओं का दौर चल रहा है, मीटिंग्स चल रहे हैं। जो जितने भी टॉप के लीडर्स हैं उनके साथ तीनों सेना अध्यक्षों की मीटिंग चल रही है, सीडीएस की मीटिंग चल रही है, पूर्व जो अधिकारी हैं बड़े सीनियर तीनों सेना के, उनसे भी प्रधानमंत्री की बातचीत चल रही है, बंद कमरे में मुलाकात हो रही है, बंद कमरे में रणनीति बन रही है, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले 48 घंटे काफ़ी
अहम होने वाले हैं और पाकिस्तान पे ये 48 घंटे काफ़ी भारी पड़ने वाले हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन जवाब तो चाहिए को अभी हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं, लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर जारी है और उससे संबंधित जितनी भी खबरें हैं वो लगातार आपको यहाँ पर देते रहेंगे और अभी रात 8 बजे हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से बलूचिस्तान में जो है डेवलपमेंट हो रहे हैं और उसका इस लड़ाई से कैसा संबंध है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।